हेलो बच्चों, बच्चा पार्टी कैसे हो? सुनिए भाई, आज मैंने तुम्हें क्यों कहा है, क्यों इम्पोर्टेंट लेक्चर मैंने बुलाया है आज सबको, क्योंकि बच्चों ये वाला जो लेक्चर्स है सबको परेशान करता है। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर अगर बोलो तो आपने सब कुछ सीख लिया अभी। डुअल नेचर ऑफ मेटल भी आपने देख लिया होगा कि डुअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल ड्युअलिटी का, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का जो आपने कॉन्सेप्ट है वो देख लिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने देख लिया, है ना। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपने ऑब्जर्व कर लिया पूरा, राइट। तो ऑलमोस्ट आपने सब चीजें इस चैप्टर में हमने कवर करी है, पूरे अच्छे से कवर की है। एक दो पॉइंट कुछ मैं कह सकता हूँ कि रह गए होंगे प्रोबेबली, बट ये एक ऐसा जोन है जो नाउअडेज इज कमिंग फ्रीक्वेंटली। ठीक है, पहले वो एडवांस में आया करता था, बट आजकल वो नीड्स में भी आने लगा है, वो नीड में भी आने लगा है, राइट, और बिटसेंट में भी आने लगा है। इवन इन फ्यू ऑफ द एग्जाम्स ऑफ द सीईटी एज वेल दे कैन गिव द क्वेश्चन, तो वी शुड बी रेडी। ठीक है, तो ना पहले से हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि सीईटी आपको भी पता है कि दे आर फॉलोइंग द जेईई मेंस लेवल पैटर्न। तो जेईई मेंस में बहुत ही कॉमनली वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार। ठीक है, तो हम जो मैंने एक रील भी बना के डाली थी बच्चों शॉर्ट कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर हमने जेईई का मैंने उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, अगर आपने देखा हो तो अब ये जो फंक्शन है आज हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन को सब लोग उसको डरते हैं, मैंने जितना स्टूडेंट से मिला हूँ, मैनी स्टूडेंट्स ट्राई टू मग अप ऑल दीज ग्राफ्स, इसका ये है उसका ये है, नहीं, थोड़ा सा सेंस हम लगाएं, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग लें, तो इट विल बिकम इजी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रॉडिंगर जो इक्वेशन आई थी हमारी, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ठीक है, याद होगा मैंने शायद फिफ्थ वाले पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, उसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म भी दिया था, याद होगा अगर तुम्हें। तो स्क्रॉडिंगर जो मेरी इक्वेशन थी, चलो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, probability distribution ये मेरा मेन टॉपिक है। इसके अंदर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस देखते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी जो आपके ग्राफ्स हैं उसका देखते हैं। आपको याद होगा, मैं अगर वापस थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, मैंने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन पे, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो बच्चों, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जैसे एक बार हमेशा मैं वो गलत लिख देता हूँ, इक्वेशन वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है मेरे ख्याल से 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ मेरे बिल्कुल सही है, ठीक है, और e माइनस वी और ये साई इज इक्वल टू 0, ये मेरी 3 कोऑर्डिनेट्स में मेरी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन थी, याद है। और इसमें E होता था आपका टोटल एनर्जी, V आपका होता था पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो आपको ये देता था काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये मेरी इक्वेशन थी। अब इसके आपके 2-3 वेव, और याद होगा साई आपका एक वेव फंक्शन होता था, साई आपका क्या होता था, एक वेव फंक्शन, है ना। बेचारे की खुद की कोई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, जस्ट वो एक एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता था, एक एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता था। ये मेरा एक वेव फंक्शन है, उसके जो एम्पलीट्यूड को वो रिप्रेजेंट करता था, सही बात है ना। अब मेरा साई स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया था, साई स्क्वायर क्या बताया था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्लास, वो हम बात कर रहे हैं, और उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्बिटल
एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि sin स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या शो करता है। तो डेफिनेशन देखो ना, यहीं से डेफिनेशन बन जाती है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम सबको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, तो ये भी हम जान लिया। अच्छा, फिर याद आया नोड से बात आई तो हमने नोड्स के बारे में पढ़ा था कि सर दो तरह के होते हैं, रेडियल या फिर स्फेरिकल, है ना, ये पढ़ा था हमने सर, रेडियल या तो स्फेरिकल, और दूसरा हमने पढ़ा था एंगुलर ऑब्लिक प्लेनर। ये सब पुरानी बातें मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि यहीं से आपकी लिंकिंग है, यहीं से आपकी क्या है क्लास, लिंकिंग है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो स्फेरिकल नोड है, रेडियल नोड है। अब स्फेरिकल नोड हम आपने जब पढ़ा था, मैंने जब बताया था थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, n-l-1, यहाँ पे n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या था, एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर, और एंगुलर या प्लेनर नोड आप कैसे फाइंड आउट करते थे सर जी, l से फाइंड आउट करते थे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स था वो कितने आ जाते थे, n-1, यही था स्फेरिकल और रेडियल। अब एग्जांपल भी मैंने एक बार लिए थे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3p का। ठीक है, 3p में कितने सर स्फेरिकल हैं और कितने रेडियल हैं। रेडियल मतलब या फिर एंगुलर, मतलब रेडियल बोले तो सॉरी, रेडियल बोले तो स्फेरिकल, कितने एंगुलर ऑब्लिक प्लेनर या कितने स्फेरिकल और रेडियल नोड्स हैं। तो इसके लिए अगर मैं स्फेरिकल नोड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्फेरिकल नोड, तो स्फेरिकल नोड के लिए कितना आएगा, n कितना है 3, l कितना है 1 -1, 3 - 1 2, 2 - 1 1, यानी कि स्फेरिकल नोड कितना हो गया सर, 1 हो गया। ओके, अब एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड क्या होता है, अरे बता दो, एंगुलर नोड किससे रिप्रेजेंट होता था, l से। l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए, 1। तो इसके अंदर 3p के अंदर एक स्फेरिकल होता है और एक एंगुलर होता है। सर जरा दिखाओगे कि कहां होता है। चलिए मान लेते हैं ये आपका 3p है, ठीक है, मान लिया ये आपकी जो बाउंड्री सरफेसेस है। रिमेंबर क्लास, ये भी मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, बाउंड्री सरफेस का मतलब ये कतई नहीं होता, क्योंकि कल ही एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पाए जा रहे हैं, नहीं, क्या उसी के अंदर सारे, इस बाउंड्री के अंदर ही सारे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, नहीं, ये बाउंड्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाया गया था कि हाँ भाई एक बाउंड्री आपको बना दी जहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन वो कम जनसंख्या में है, बहुत कम है, लेकिन है। तो 100% आप नहीं बोल सकते, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो बाउंड्री हम बनाते हैं क्लास, तो बाउंड्री का जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस है, यहाँ पर इतने एरिया में या इतने पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं, वो तो हम बनाते हैं। एक्चुअल अगर आप पिक्चर देखोगे तो डॉटेड आपको पिक्चर नजर आएगी, राइट। अब सुनिए एक और चीज इसमें की, अब इसमें जो ये स्फेरिकल नोड है सर वो कहाँ है, देखो एंगुलर नोड तो समझ में आता है, तो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, इसे उसको हम प्लेनर नोड भी बोलते हैं, प्लेनर, है ना। लेकिन जो आपके स्फेरिकल नोड्स हैं ये है ना, ये देखिए ये यहाँ पर क्लास इसका ये एक स्फेरिकल नोड जो मेन डॉटेड के अंदर है ना, ये आपका एक स्फेरिकल नोड, क्या है ये आपका स्फेरिकल नोड, बात समझ में आ रही है, ये आपका क्या है स्फेरिकल नोड, क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ये स्फेरिकल नोड है और ये आपका एंगुलर नोड है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहीं से ही कि अगर मैं इसका एक वेव फंक्शन बनाऊं, क्योंकि आपको बता दूं हुआ क्या था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे, है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमने इन्होंने चेंज किया पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कैसे चेंज किया उन्होंने, एक इसका बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करना वाज गेटिंग डिफिकल्ट एंड इट वाज लिटिल बिट इजी, दे हैव फाइंड आउट कि आपको वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके हमें इजी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कन्वर्ट किया। बाकी आपको इसमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। ये उन्होंने इस तरीके से, मान लो ये z एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये मेरा एक रेडियस वेक्टर आर है, ठीक है। और ये एंगल अगर आपका थीटा है और ये एंगल आपका अगर फाई है, ये है ना, अगर आपका ये एंगल अगर आपका फाई है तो क्या होगा क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। तो z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फाई है, ये r है, तो z विल बी इक्वल टू r cos थीटा। देखो z कोऑर्डिनेट्स को हमने थीटा में चेंज कर दिया, r cos थीटा, क्योंकि 3D पिक्चर में होता है तो r इज एन एम्पलीट्यूड, है ना, r इज द रेडियस वेक्टर, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, r sin थीटा, है ना, r y इज इक्वल टू कितना होगा, r sin थीटा, और वो भी हो जाएगा sin फाई, r sin थीटा और sin फाई हो जाएगा। जबकि अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इट विल बी इजी फॉर मी, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, इधर से है तो r cos फाई sin थीटा, है ना, r cos फाई sin थीटा, क्योंकि sin उसके रिस्पेक्ट में वो आपका अदर कंपोनेंट आ गया, तो r cos फाई r मतलब थीटा। तो इसके थ्रू हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लेकिन इसका यूज आपको वही बता रहा हूँ बहुत कम आता है, आपके क्वेश्चंस में तो बहुत ही कम आता है अभी तक, ठीक है। तो है अब यहाँ से क्या हुआ, आपका जो वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन यानी कि अब थीटा r आपका रेडियल फंक्शन हो गया, है ना, जो रेडियल फंक्शन है थीटा और फाई इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करा गया यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या, साई जो आपका वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन आ गया आर आर, ठीक है, इसको हमने डिनोट किया, प्लस जो आपके डिनोट किया आर, बल्कि एक काम करो, साई आर थीटा फाई, ये तीन है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस, यानी कि एक होता है रेडियल वेव फंक्शन और एक हो गया एंगुलर वेव फंक्शन। ये एंगल मतलब एंगल की वजह से, ठीक है, ये एंगुलर वेव फंक्शन हो गया और ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन हो गया। तो रेडियल वेव फंक्शन है तो इट रिप्रेजेंट द रेडियल नोड, या इट इज कनेक्टेड टू दैट रेडियल नोड्स, और ये एंगुलर वेव फंक्शन है तो आप यहाँ पे सोच सकते हो अपना जो माइंड का जो फ्रेम है वो तुम एंगुलर के साथ कनेक्शन रख सकते हो। तो ये एंगुलर वेव फंक्शन इज कनेक्टेड टू द एंगुलर नोड्स, रेडियल वेव फंक्शन इज कनेक्टेड टू दिस। लेकिन राइट नाउ अगर हम बोला जाए तो हमारे अभी तक के जो सिलेबस में है वो हम रेडियल वेव फंक्शन के साथ ही डील कर रहे हैं, तो वी विल बी स्टडीइंग ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियल वेव फंक्शन। अगर इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग फ्यूचर कोई चीज मुझे ऐसी भी नजर आती है जो एंगुलर वेव फंक्शन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली क्लास में उसको अपडेट तुम्हारे लिए करूंगा ही, ठीक है। टिल नाउ इन एनी ऑफ द एडवांस बुक एज वेल इन सैगेज आल्सो, जो भी एडवांस की बुक्स हैं अलग अलग, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एंगुलर वेव फंक्शंस आपके कंटेंट में नहीं है, आपके क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है। तो रेडियल वेव फंक्शन जो है हमारा, उसी के ऊपर ही हमारा केंद्र, हमारा बिंदु अटैच्ड है, उसी पे ही कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब हम देखेंगे, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दिया है कि किस तरीके से हमें सोचना है, कहाँ पे हम जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, यहाँ से, है ना भाई, बात सही है। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राफ की। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया है कि साइन जो वेव फंक्शन है उसमें तीनों चीजें हैं, आर थीटा और फाई, तीनों चीजें हैं ना, आर थीटा और फाई, एंड ये दो चीजों से बना हुआ है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, बट करंटली वी आर कंसर्न्ड विद द रेडियल वेव फंक्शन, क्लियर, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये मेरी कार्टेशियन वेव इक्वेशन थी, इज कन्वर्टिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसने x y z आपको कोऑर्डिनेट दिए थे, और ये यहां से हमने इस ग्राफ से छोटे से हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, या पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपके सामने वो भी देख लिया 3D के अंदर नोड कहाँ पे होता है ना, ये भी चीज मैंने उस समय नहीं बताई थी, मैं सोचते चलो भाई बता देता हूँ। अब सुनो, यहाँ पे हम ग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 1s की। 1s में अगर तुम्हें ध्यान हो, इफ यू टॉक अबाउट 1s, तो 1s में इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी चारों तरफ की होती है ना, स्फेरिकल होता है वो, याद है, इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, याद है नहीं याद है, तो
ऑर्बिटल क्या था? इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस, यही होता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यही होता था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यही है ना उसका डायग्राम 1s का, ये 1s का ही है, राइट। अच्छा, अब इसमें स्फेरिकल नोट, क्योंकि एंगुलर नोट तो इसमें है ही नहीं, सर L = 0 है क्योंकि S है ना। तो अब स्फेरिकल नोट की अगर हम बात करें, स्फेरिकल नोट कितने हैं चेक कर लेते हैं। n - l - 1, यानी कि n कितना है सर 1, l कितना है 0, यानी कि सर मेरा स्फेरिकल नोट भी 0 है। लेकिन जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं, जैसे मैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है नियर द न्यूक्लियस, इसी वजह से, और प्रोबेबिलिटी भी, और साथ में आप बोल सकते हो धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड कम होता हुआ जा रहा है, जस्ट लाइक अ वेव फंक्शन। तो बोलते हैं धीरे धीरे ऊपर होता है, ऊपर से वो नीचे की ओर आता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं r एक रेडियल वेव फंक्शन मानता हूँ, इट गोज विद r, तो विदाउट एनी हैविंग अ नोड, बिल्कुल बिना नोड के क्लास, ये मेरा 1s का ग्राफ होगा। क्योंकि जैसे जैसे r बढ़ रहा है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। इसी वजह से वो ऐसा है। देखो x एक्सिस को लेकिन वो कट नहीं कर रहा है, इट शोज दैट इट हैव नो स्फेरिकल नोड। बात समझ में आ रही है? नो स्फेरिकल नोड। अब नीचे नहीं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर करता हूं फॉर द 2s, सही है। 2s के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक फॉर द 2s। अब 2s में क्या होगा सर, n = कितना है 2 है ना। पहले तो शेप देख लेते हैं, एक काम करते हैं। तो ये 1s था, है ना, ये 1s है, छोटा बना लेता हूं, ये 1s है ना, ये 1s है, ये न्यूक्लियस है, ये 1s है। अब उसके बाद इसकी जो शेप बनती है आप सबको पता है, वो ये ऐसी बनती है, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढने की वजह, बीच में ये देखो गैप है। ये गैप कैसे आया? क्योंकि स्फेरिकल नोड कितने होंगे, n - l - 1, n कितना है 2, l कितना है 0, 2 - 1 यानी कि 1 स्फेरिकल नोड है। एंगुलर नोड तो सर 0 है ही, तो यानी कि स्फेरिकल जो नोड है वो ये है ना। अब इसका ग्राफ आप देखो, अगर मैं रेडियल वेव फंक्शन का भी ग्राफ बनाऊं वो कैसा बनेगा, तो r और ये r। अब यहां से क्लास अगेन इलेक्ट्रॉन ढूंढने की, जो न्यूक्लियस के पास में है वहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से। लेकिन इस बार मोदी सरकार मत बोलना ठीक है। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, देखो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे आ रहा है, और एक नोड है, तो यहाँ पे ये एक नोड है, यहाँ पर देखो, है ना। इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड कम होता हुआ जा रहा है। फिर बीच में स्पेस नजर आई, सर वो नोड है, ये आपका नोड है सर, ये नोड है। फिर वो और नीचे होते हुए फिर दोबारा इंक्रीज हुई, ये देखो थोड़ी सी बड़ी और उधर चली गई, सही है। अब अगर मैं इसी का रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला जो फंक्शन बनाऊं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ढूंढने की जो होती है ना, ये तो रेडियल वेव फंक्शन का था, इसी का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, वेल लो सर, यही अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू r, ये बड़ा हो गया, ये मोटू हो गया, है ना, ये मोटू हो गया, ये देखो बड़ा हो गया, है ना, ये बड़ा हो गया। अब इसी के अंदर ही अगर मैं इसका भी बनाता हूं, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती सर, तो हम कौन होते हैं इसको नेगेटिव करने वाले, ये लो सर r² r, और ये r के साथ। अब ये क्या शो कर रहा है सर, ये नोड शो कर रहा है, और इट मेक सेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी हाई थी सर, हाई थी, बिल्कुल हाई थी। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, यहाँ से न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो यहाँ पर आके एक नोड मिल गया, ये नोड मिल गया, फिर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ी, लेकिन सर उतनी नहीं बढ़ी जितनी पहले थी, क्योंकि अब दूर हो गई ना, रेडियस से दूर हो गए है, नहीं ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, इसलिए वो पीक छोटी है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना, क्लियर हुई बात, यहाँ तक क्लियर हुई पिक्चर, गुड बॉय। नाउ अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है भाई, आइए।
तुम्हें समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पर ही आपका 2p का, क्योंकि भाई 1s से 2s से 2p लो भाई 2p की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट 2p, तो 2p में n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है p के लिए, है ना, और तो n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1। सर जी अगेन रेडियल नोड तो 0 है, लेकिन एक एंगुलर नोड प्रेजेंट है क्योंकि p है, तो एंगुलर नोड एक प्रेजेंट है सर, है ना, एक नोड है एंगुलर, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगेन अगर मैं इसका 2p का रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करूं तो सर वो भी इसको काटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस बार इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट होगा वो सर यहाँ से चालू होगा, ना कि यहाँ से। यही सबसे बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि सर एक नोड आपको एंगुलर नोड मिल रहा है, वहां पे एक भी एंगुलर नोड नहीं था, इस वजह से एस जो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो यहाँ पे मैक्सिमम हो रही थी। देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम, पी के केस में एक एंगुलर नोड है और वो भी कहाँ है, आपको पता है प्लेनर नोड होता है न्यूक्लियस के पास, है ना, न्यूक्लियस के पास आप ड्रॉ करते हो ऐसे एक प्लेन में, है ना, प्लेनर नोड जो आप ड्रॉ करते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने या जो आपका ग्राफ जाता है वो 0 से चालू होता है, और ये भी कोई भी नोड नहीं है इसलिए। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आर स्क्वायर के लिए भी, तो इट गोज फॉर द सेम क्लास। और थोड़ा लोग थोड़ा मोटू बना देते हैं, आप बोलोगे सर लो भाई लो, ठीक है, ये मोटू बन गया, तो ये 2p का ही मोटू बन गया है, यानी कि आर स्क्वायर बन गया है, और ये वेव फंक्शन का है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ 2p का। समझ में आया बात, और 0 से चालू क्यों किया हम लोग, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, क्योंकि एंगुलर नोड है, नोड हमारा 0 पे प्रेजेंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है क्लास। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। हाँ भाई सही है। नाउ अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, राइट, हेल्प कर दूं, क्लास हेल्प कर दूं, वापस आना पड़ेगा थोड़े समय में, लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये 1s आ गया, 2s आ गया, और ये 2p का भी हमें ग्राफ समझ में आ गए, दोनों ही आर और आर स्क्वायर आ गए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ग्राफ की, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहां पे आपकी थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आइए रब कर देता हूं पहले। क्लास चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता ना करो, राइट, इसी लेक्चर के अंदर करेंगे क्वेश्चन भी, चाहे लेक्चर लंबा हो जाए कुछ भी, लेकिन हम क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिफाई रहे कि व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर सॉल्विंग, है ना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ रहता है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो उसके लिए सबसे पहले अब एक वर्ड होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो लिखो है कैलकुलेशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आई होप इट इज क्लियर। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब अगर मैं इसको मानता हूं कि भाई ये जो एटम है, हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, है ना, जो एटम है या जो सबशेल्स हैं, वो आपको याद होगा फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वी जस्ट ट्राई टू अज्यूम दैट इट विल बी स्फेरिकल। तो अगर वो स्फेरिकल है और ये मान लो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो सर्टेन दूरी पे है, आर है, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आर प्लस डी आर, है ना, ये डी आर की दूरी पे, राइट, यानी कि ये जो है वो आपका डी आर है, क्लियर, आर प्लस डी आर। तो पहला इनर रेडियस है, एक स्फेरिकल शेल की तरह ले लिया मैंने, एक स्मॉल थिकनेस डी आर ले ली, जहां पे मैक्सिमम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये
इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये चीज मान लिया। अब इसके लिए आपको पता है वैसे तो कि 4πr², लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखाऊंगा कि हम कैसे वो निकालते हैं स्मॉल थिकनेस Br के लिए। हाउ डू वी फाइंड आउट फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस Br, है ना। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। आउटर शेल कितना है 4/3πr+Br का होल क्यूब माइनस 4/3πr3, यही होगा। एक काम करते हैं, क्यूब खोल लेते हैं, 4/3π कॉमन ले लेते हैं, तो r+Br का होल क्यूब माइनस r3, 4/3π a³ + b³ + 3ab a plus b। I hope you are it is clear for everyone। r³ से r³ उड़ गया, br³ ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, तो जो हायर टर्म्स है उसको नेगलेक्ट कर ही देते हैं, तो इसको हम 0 कर देंगे क्योंकि br ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो br³ ऑलरेडी बहुत छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या है 3r² dr + 3r का होल स्क्वायर, तो dr² अगेन ये टर्म बहुत छोटा होगा, तो ये भी हम इसको छोटा एज्यूम कर लेते हैं, तो 4/3π सही है। तो आपका 3 से 3 कर गया, तो 4πr² dr इतना वॉल्यूम आपका आ गया है। तो अगर मैं अपने साइन स्क्वायर के साथ, यानी कि जो साइन स्क्वायर आपका फंक्शन है और जिसको आप r² में बार-बार लिख रहा हूँ, इसको अगर मैं इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा, तो सर ये मेरा बन गया, इसको हम p से भी रिमूव करते हैं, p और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए अब हम निकालना चाहते हैं कि सर सेंटर से अगर मैं नापूं, सेंटर से अगर मैं रेडियस से नापूं, तो यहाँ से कहते हैं ना एक सेंटर से रेडियस की तरह, रेडियस लेके चल रहा हूँ बिल्कुल रेडियस की तरह, है ना। यहाँ से स्फेरिकल था ना, स्फेयर था, तो यहाँ से यहाँ तक का भाई कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है, बात समझ में आ रही है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो अब सारे ग्राफ के लिए हम ये चीज फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे r का एक बहुत बड़ा रोल अदा होगा। साइन स्क्वायर का जो है वो तो है ही, है ना, लेकिन यहाँ पे जो r है, स्मॉल जो रेडियस है, वो रेडियस अपना रोल अदा करेगा। जैसे कि सेंटर पे है, सारे ग्राफ जो स्टार्ट होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, पहली चीज तो, है ना। और जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भी रोल अदा होगा, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर पहले r1 मीटर था, फिर बाद में 2 मीटर हुआ, फिर r 3 मीटर हुआ, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, तो जिसकी वजह से आपका रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका रोल भी बढ़ता हुआ जाएगा, समझे। तो अब सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ फॉर 1s, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1s का अगर मैं y एक्सिस पे लेता हूँ 4πr² dr, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर r, और ये स्मॉल r, तो सर ये देखो अब यहाँ से ग्राफ चालू हो जाए, नोड कोई था नहीं, जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन घूमने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती भी चली गई, और फिर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ी, रेडियस बढ़ता चला गया तो कम हो गया, है ना। ये हो गया मेरा 1s, और यहाँ पर ये r इज इक्वल टू आप बोल सकते हो a0, पे हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कह सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तब r इज इक्वल टू a0 क्या है, फर्स्ट बोर रेडियस यानी कि 52.9 पिकोमीटर और 0.529 एंगस्ट्रॉम, अगर ध्यान हो, ठीक है। ये मेरा हो गया 1s। सिमिलरली अगर हम 2s की बात करते हैं, इसमें थोड़ी पिक्चर आपको नजर आएगी, ये इसका ग्राफ आपको सर ऐसा क्यों, अगेन मैंने आपको जैसे बताया अभी 2 मिनट पहले कि पहला ये तो नोट हो गया, है ना, ये तो आप नोट समझ जाओगे, ये मेरी पहली पीक है क्योंकि r की वैल्यू 1 है ना, फिर r की वैल्यू 2 हुई, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, दूर जा रहा है ना, जैसे जैसे आपका जैसे ये था ना, पहले ये 1s है, उसके बाद यहाँ पर 2s हो गया, ये बाउंड्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ये,
है ना, ये 1s है, तो रेडियस आपका पहले छोटा था छोटी पी, बड़ा हो गया बड़ी पी, है ना, आर के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई और ये मेरा नोड है, इसलिए आपकी पी बढ़ जाती है अगेन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और आपका साइन स्क्वायर आर और ये स्मॉल आर। तो ये क्लास आपका 2s का ग्राफ हो गया। और अच्छी चीज इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो नोड मिलता है मुझे दैट इज एट 2a0, ये कुछ पॉइंट्स हैं तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये होता है r इज इक्वल टू 5.2a0। आपको अगर सर याद रखना है, मैं कहूंगा हाँ इस चीज को याद रखना है, 5.2a0 ये आपकी वैल्यू इसमें आप ढूंढ सकते हो, जो कि निकल के आती है 2.75 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज कभी कभी किसी किसी क्वेश्चनों में तुम्हें बहुत हेल्प कर देंगी, सर मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस कितना है जहां पर आपका ये इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपको मिल रही है। और पहले वाली भी आपकी 1s वाली थी 0.8a0 है क्लास, ये मैक्सिमम है ना, ये है 0.8a0, राइट। यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.42 एंगस्ट्रॉम। बहुत काम की चीज है क्लास ये, ठीक है, चीज छोटी है बट ये बहुत काम की है, तो ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा। इज इट बीइंग क्लियर? आ रहा है समझ में? श्योर हो रहा है? परफेक्ट, ठीक है। अब इसको तो मैं रब कर देता हूँ, इसका तो कोई हमें फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था बस कि आपके थिकनेस dr का मेरा वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है मैथमेटिक्स की, तो वो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तो इसका तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ गुड, मैं आगे के फंक्शन देखता हूँ, ये आ गया समझ में तुम्हें, 2s का भी आ गया, ठीक है। 2p का भी अगर बनाना हो तो 2p का भी बना सकते हो, ठीक है। आएगा क्या 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर और है ना, 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो 2p में कोई भी नोट नहीं था सर, है ना, अगेन ओरिजिन से चालू होगा, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले जो प्रोबेबिलिटी थी 2s की, जो मैक्सिमा थी ओरिजिन में, यहाँ पे वो ओरिजिन से चालू होगी। ये सब आपको ध्यान रखने होंगे फैक्टर, जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे ना तो आपको ध्यान आएंगे कि हाँ सर सही बताया था, है ना। तो ये आपका 2p का होगा, सर जस्ट रिजेंबल टू आपका 1s। हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 2p का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अंदर की साइड होगा। चलिए खैर, अभी मैं आपको फिलहाल आपको बता दूं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको कुछ ग्राफ लेके चलता हूँ, कुछ फंक्शन लेके चलता हूँ 3s into 3, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेता हूँ सभी को और आपको ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन फिनोमिना समझ में आए, है ना भाई। तुम सोचोगे सर इधर उधर क्यों जा रहे, अरे भाई कैमरा बंद ना हो जा, हीट अप ना हो जा, ठीक है। चलिए वही देखने जा रहा हूँ भाई और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, जो तुम सीख रहे हो, बताइए बहुत कम बच्चों को इसको बहुत क्लियर नॉलेज बहुत कम लोगों को है, स्टूडेंट्स को भी बहुत कम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो आपका, चलिए तो अभी मैं पहले आपके सामने ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। तो पहले 3s का लेके चलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। ये 3s है। अब आपके सामने अगर 3s की मैं बात करता हूँ तो 3s में कितने नोड आएंगे भाई साहब, यानी कि स्फेरिकल नोड की अगर मैं बात करता हूँ, स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल नोड की पहले टॉक अबाउट, तो n इज इक्वल टू कितना है 3, l इज इक्वल टू कितना है 0, तो n माइनस l माइनस 1 यानी कि 2 बनेंगे, यानी कि 2 इस आपके a बनेंगे ना, बनेंगे, तो यानी कि दो जगह पे टकराव होगा। और कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, मैक्सिमा से, है ना। आपको तो पता ही है सर, मैक्सिमा तो आप सीख गए हो। अगर आप बच्चों देख रहे हैं तो इसका जो नोड बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ से कितने अच्छे से नोड बन रहा है, ये राइट, ये देखो यहाँ से भी क्रॉस हो रहा। पिछला ग्राफ आपने देखा था 1s का, वो नीचे से निकल गया था, तो ये यहाँ से ये देखो, ये दो नोड शो कर रहा है, देखो ये दो नोड आपके शो कर रहा है 3s। और देखो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी आगे जाके कितनी कम हो गई है ना। तो ये दो नोड शो कर रहा है, ये भी आपका नोड है और ये भी आपका नोड है ना, ये भी नोड है और ये भी नोड है 3s के लिए। क्या हो गया आपके लिए 3s के लिए आपका ये नोड हो गया, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ इसी का ही r स्क्वायर वाला फंक्शन सेम बनेगा, बस आपको पता है
कि प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगेन स्टार्ट यहीं से होगा, बस ये ग्राफ आपका ऊपर हो जाएगा। ये आपका दो नोड है ना, ये ऊपर से नीचे आपका जो फंक्शन वो गिर रहा है ना, और ये दो नोड आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये दो नोड आपको शो हो रहे हैं। क्लियर है ये ना? अब यहाँ पर भी आगे को आगे पीक कम हो गई है। अब इसी का अगर मैं 3s का ही, ये भी मेरा 3s ही है, अब मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर बनाता हूँ, रेडियल यानी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस का भी काम आएगा 4 पाई r स्क्वायर r और ये r, ठीक है। तो ओरिजिन से चालू होगा और पहले स्मॉल पीक्स आएंगी, ठीक है, ये आ गया, ये पहली पीक है, ये पहला नोड आ गया, फिर थोड़ी सी पीक बढ़ेगी तो भी 2s आ गया, फिर थोड़ी सी पीक ये है ना, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहेगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती है। ये है ना। अब आप देखोगे 3 पीक्स आ रही है बिकॉज ऑफ द 3s, है ना, 3 पीक्स आ रही है और ये मेरे दो नोड हैं क्लास। ये क्या है? मेरे दो नोड हैं, दिख रहा है? ये दो नोड है और जैसे जैसे आप देख रहे हो पीक्स बढ़ती हुई जा रही हैं और r की वैल्यू, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, यहाँ r की वैल्यू 2 है, यहाँ की वैल्यू और बढ़ गई है 3, तो और ज्यादा हो गया, है ना, और ज्यादा वो मैक्सिमा आपको मिल रहा है। इसका भी एक आपकी सिग्निफिकेंस है, वो बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मेरा 3s के लिए। ऐसे अगर मैं 3p के लिए बनाना चाहूँ, 3p तो 3p के लिए सर मैं बना सकता हूँ, ये नहीं बना। तो 3p के लिए आपको पता है कि इधर एक एंगुलर होता है और एक स्फेरिकल भी होता है, तो एक नोड आपको प्राप्त होगा। तो आपका जो फंक्शन जाएगा, अगर ये r रेडियल फंक्शन है तो ये यहाँ से ये नोड आपको शो करते हैं, है ना, ये तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि सर इसकी कैसा ये r है, कैसे इसका ग्राफ होना चाहिए। अब यही चीज इसका पॉजिटिव में बन जाएगा, सेम यही चीज फॉर द 3p r स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फॉर द 3p, तो यही आपके जो ग्राफ हैं ये है ना, यही हो गया। इसको मैंने ऊपर कर दिया, लेकिन पीक आपकी छोटी हो गई और ओरिजिन से चालू हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ओरिजिन से क्योंकि एक एंगुलर नोड प्रेजेंट है ना। बात समझ में आ रही? नाउ अब अगेन रेडियल प्रोबेबिलिटी वाला जो फंक्शन वाला ग्राफ है आपका 4 पाई r स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है 4 पाई r स्क्वायर r और ये r है ना। इसमें सेम चीज होगी क्लास 3। अब पीक यहाँ पे 3s थे, आप कहोगे सर 3 पीक होनी चाहिए, नहीं, अब यहाँ पर यही फर्क है। यहाँ पर आपको जो अंतर नजर आएगा वो यही आएगा क्योंकि नोड आपका कितने हैं? एक ही नोड है, तो जब एक ही नोड है तो ये एक ही बनेगा, ये एक ही बनेगा। और नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है r मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे आपको r मैक्स मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो घूमने की प्रोबेबिलिटी हो गई है वो ज्यादा हो गई है इधर, यहाँ पे वो कम होता हुआ जा रहा है। ये आपका 3p के लिए था, है ना, ये आपका वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, राइट। जितना भी ध्यान रखना, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा आपको, क्लियर। अच्छा, अब अगर हम 3d के लिए बात करते हैं, सेम चीज के लिए 3d, तो क्योंकि n की वैल्यू आप सेम है लेकिन l की वैल्यू आप देखते जा रहे हो बढ़ती जा रही है और r मैक्स आप नोटिस करोगे और कम होता हुआ चला जाएगा। तो 3d के लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। तो n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1। अगेन सर स्फेरिकल नोड आपका 0 है, लेकिन एंगुलर नोड आपके यहाँ पे दो प्रेजेंट है ना, क्योंकि d है, तो लेकिन उससे तो हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो रेडियल वेव फंक्शन है, तो अगेन इट विल बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि एंगुलर नोड पे है तो ऑब्वियसली ओरिजिन से चालू होगा। ये हो गया 3d के लिए। ऐसे ही सेम वे में अगर ये साइन स्क्वायर की हम बात करें, साइन स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं 3d के लिए, तो एक भी हमारा नोड नहीं है, सेम इसका बस मोटू नाम हो जाएगा, मोटू पतलू, ठीक है। और लास्ट वाला है सर 4 पाई r स्क्वायर वाला, 4 पाई r स्क्वायर और ये r के बीच में ग्राफ है,
तो सेम अगेन तो नोट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ 3D का, ताकि आप रिजेंबल कर सको, तो ये जो इसका मैक्सिमा है वो इधर हो गया, राइट, इसका 4/3D का है। मेरा आप समझ गए होंगे कि इंटेंशन क्या है बताना यहाँ पे, कि जो आर मैक्स हो रहा है वो धीरे 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 आपका वो कम होता हुआ जा रहा है, यानी कि इट इज कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी कि जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती जा रही है पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती ही जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे एल की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यानी कि जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमास है, इट इज कमिंग नियर टू द न्यूक्लियस, इट इज कमिंग नियर टू द न्यूक्लियस। तो क्लास एक चीज ध्यान रखना, अब मैं एक चीज दिखा रहा हूँ तुम्हें, यानी कि जैसे जैसे एल बढ़ रहा है, तो पहली ऑब्जर्वेशन आपने देख सकते हो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जैसे सेल आपका इंक्रीज हो रहा है तो जो आर मैक्स है वो डिक्रीज होगा फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला बड़ा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे एल बढ़ेगा फॉर द एल मैक्स आपका कम होता हुआ चला जाएगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर आपकी जितनी ज्यादा आपकी पीस आएंगे, वही जितने ज्यादा आपके मैक्सिमास आएंगे, जितने ज्यादा आपके मैक्सिमास आएंगे, उसका मतलब ये है कि उतना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं नियर द न्यूक्लियस, राइट। उसका मतलब ये है, यानी कि वो और पेनिट्रेशन है, यानी कि 3s lie very closer as compared to the 3p and then 3d। यही बात हम बोलते भी हैं, हमें पता भी है कि 3s पहले lie करता है, फिर 3p आता है, फिर 3d आता है। यानी कि जितनी ज्यादा पीक्स होंगी, जितने ज्यादा मैक्सिमास आएंगे, यहाँ 1 2 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो more the maximas, more will be the penetration power, right? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो more maximas, मैं लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट, more maximas mean more penetration power, ठीक है, mean more penetration power, यानी कि वो उतना ही अंदर घुस सकता है, यानी कि it will spend more time with the nucleus या near the nucleus, right? It will spend more time near the nucleus. It will spend, लिख लो, it will spend more time near nucleus। सही है, बात समझ में आई होगी, क्लियर हुआ क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने ये नोटिस कर लिया होगा, ठीक है, और ये पॉइंट्स मैंने बता दिए। पर हाँ, ये 2p के लिए भी मैंने क्या बताया था, वो 2p के लिए क्लास वो जो मैक्सिमास निकलता है उसका वो डिस्टेंस बता देता हूँ। 2p मेरे ख्याल से रहेगा बीच में 4πr² साइन स्क्वायर r, और ये r, तो ग्राफ तो ऐसे ही रहता है ना। ये जो डिस्टेंस निकल के आता है, r मैक्स वाला जो डिस्टेंस निकल के आता है, दैट इज 4a0। क्या पता किसी क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत पड़ जाए, तो ये r की वैल्यू है 4a0 पे आपका मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई क्लास? ये वाले पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी एडवांस के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम कहानी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तुमने 3p 3d ये सब देख लिया है, r मैक्स भी देख लिया मेरे ख्याल से। रेडियल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही बात है, नियर द न्यूक्लियस कम होती है r की वजह से। 2s spend is more to obtain a greater distance from the nucleus than the 1s, obviously sir। 2s में आपका 1s में एक ही पीक होगी, 2s में आपकी दो पीक्स होंगी, तो it will spend more time, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काम के हैं तुम्हारे, बाकी मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारा इस चीज के बारे में कवर कर दिया है, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, x y dy y z कॉमन सेंस है, लेकिन ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाउ टू ऑपरेट द क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ तुम्हें क्लियर होगा। चलिए, और मैंने एक रील भी बनाई थी क्लास, अगर आपने एक ऑप्शन देखा हो, उसमें जेई में आया था 2022 या 23 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने r² लिया था, साइन स्क्वायर मतलब, और उसमें प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव लेके गए थे। तो उसकी भी मतलब वही होता है कि आपकी वो स्टेट है वो चेंज कर रहा है, यानी अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये मैंने शॉर्ट में भी बताया था आपको।
अब अगर आपको याद होंगे हमारे 5 डब्बे होते थे dx y dy z, याद है? ये होता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? ये x है, ये y है ना? जिसको हम बोलते थे dxy। ये होता है ना? ये होता नहीं होता है, आया ना? ये dyz, राइट। एक ये भी हम लिख सकते हैं, है ना? d कौन सा है? dxz, राइट। ऐसे ये dx², मैं दोबारा से आपको सर बना रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, तो ये हो गया dxz, ये dx² माइनस y²। इज इट क्लियर? राइट। अब सुनिए, तो dxy हो गया, dyz हो गया, dxz हो गया, dxy माइनस y², और लास्ट आपका प्यारा प्यारा ये हमारा, है ना? वैसे तो दिस इज कंसिडर्ड विच हैव नो नोड, लेकिन दोस्त कोनिकल नोड्स होते हैं, बताऊंगा। अब सुनो, पहली चीज dxy हो गया और dyz हो गया। अब मेरा मेन यहाँ पे मकसद है कि आपको नोड्स नॉर्मल प्लेन बताना कि कौन कौन से dxy में आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो कौन से नोड हुए सर? xz और yz, है ना? तो xz प्लेन एंड yz प्लेन में आपकी ऐसे कहता नहीं, xz हो गया और ये yz हो गया, है ना? z एक्सिस है तो yz प्लेन ये हो गया और xz प्लेन हो गया। तो ये सिमिलरली यहाँ पर कौन से होंगे सर? xy प्लेन, जो नोडल प्लेन्स होंगे, xy होगा और आपका zx होगा, है ना? zx होगा। यहाँ पर भी सेम xz है तो कौन सा होगा सर? xy होगा और आपका yz होगा, पता है ना? इसके अलावा xz में है तो एक तो xy होगा, अगेन xy होगा और yz होगा, सेम। और यहाँ पर भी सेम है, x और y में है तो सेम सिनेरियो जैसे ये था, x z में है और y z में है, राइट। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे नोडल प्लेन आपका बिटवीन द टू एक्सिस पाए जाते हैं, रिमेंबर दैट, बिटवीन द टू एक्सिस पाए जाते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते बल्कि प्लेन्स गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बिटवीन द टू जो आपके एक्सिस हैं, उन दोनों एक्सिस के बीच में दो नोडल प्लेन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक होता ऐसा है which have no node, लेकिन मैंने एक चीज डिस्कस करी थी या एक चीज मैंने देखी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो उन्होंने दो कोनिकल नोड बोले हैं, राइट। एक हमारा प्यारा प्यारा ब्रैंडन इंस्टीट्यूट है, तो नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं अभी उसका। तो ये इसके अंदर हम वैसे बात करते हैं which have no node, दोनों बातें लिखी हैं, लेकिन हम आज से वही मान के अभी चल रहे हैं which have no node, this is only orbital dz² is the only orbital which have no node। तो कोनिकल नोड्स होते हैं, तो दो कोनिकल नोड वो बोलते हैं कि कौन सी तरह की शेप होती है, कहाँ है, कैसे है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता बच्चों। तो लेकिन आपको मैंने अभी हिंट कर दिया है, अगर कोई चीज के बारे में पता चलती है अगेन मैं अपलोड करूंगा, बट अभी तक ना उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है ना मुझे कोई अभी तक दिखा है, ठीक है। आई हैव सीन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो अभी तक वो नजर हमें नहीं आया है, ठीक है। तो dz² के लिए अभी तक हम यही मानते आए हैं कि which have no node, तो यही तुम भी मान के चलना, which have no node till now, ठीक है। कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर, क्लियर। अभी बच्चों तो यहाँ तक तुमने पिक्चर देखी मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें कि कौन कौन से नोडल प्लेन्स हैं, एवरीथिंग। अब हमने जैसे कि मैंने आपको बोला, हम 2-4 क्वेश्चन जरूर करेंगे इसके रिलेटेड जो हैं जितने भी हैं, और उसके बाद भी चाहे मैंने आपको बोला था जितने भी जेई के क्वेश्चन हैं वो भी हम अलग से वीडियो बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर पैटर्न, ताकि तुम पूरे से एलिजिबल हो जाए। जो जो मुझे अच्छे क्वेश्चन जो भी नजर आएंगे आई विल मेक दैट वीडियो एज वेल, जो भी है ना। तो आप क्वेश्चन भी करते रहो, जहाँ से भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन, जिस सोर्स से भी आपको मिलते हैं क्लास, एडवांस की बुक हो, मेंस की बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए। वीडियो आपने देखी है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कोई अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, अगर आप कोई भी किसी क्वेश्चन का अटकते हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं ले लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है जो
कि चलो तो which of the following is the correct representation of a plot radial probability in y-axis versus distance from the nucleus in x-axis for one electron of 4d atomic orbitals. ठीक है, कुछ नहीं है, ग्राफ पूछा है for the 4d. अब तो आप पक्के हो गए, ऑप्शन दे रखे हैं, मैं बना देता हूँ आपके सामने. ठीक है, हो गया, ये आपका 4 पाई हो गई है, 4 पाई आर स्क्वायर. ऑप्शन बी है ये y एक्सिस है, हमें 4 पाई आर स्क्वायर सही है. ऑप्शन सी है क्लास से टच है. ठीक है, और ये भी टच है, ये लीजिए. तो मतलब यहाँ पे आपके 3 नोड को शो कर रहा है. तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आर है. ऑप्शन डी है जो उन्होंने कराया है. ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब आप अगर नोटिस करोगे क्लास, तो हमने 4D का पूछा है. 4D के लिए क्या पूछा है? रेडियल प्रोबेबिलिटी जो ग्राफ है. सर डेफिनेटली 4D है तो L इज इक्वल टू 0 तो हो गई. अगर 4D है तो L इज इक्वल टू 0 तो ग्रुप हो गई होगा, है ना. तो L 0 है तो ग्राफ, ये ग्राफ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैक्सिमा से चालू है. अब 4D है तो n माइनस L माइनस 1, पहली चीज कितना है 4, L कितना है 2, 4 माइनस 2, 2 2 माइनस 1 1, एक ही नोड आएगा. तो सर पहले बात तो पिक्चर यही से क्लियर हो गई. तो तुम्हें आंसर, क्योंकि एक ही नोड यहाँ पे ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 3 तो वो भी क्लियर हो गया. और मैक्सिमम लोब्स भी हम चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोब्स कैसे बनते हैं. उसका भी एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला भी दे देता हूँ. तो n माइनस L माइनस 1 जो रहता है, राइट, ये आपका रहता है ना n माइनस L माइनस 1, इसमें एक ऐड कर दो. कितना है, जैसे n माइनस L माइनस 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसमें एक ऐड कर दो तो आपके नंबर ऑफ नोड्स आ जाते हैं. वो लूप्स कितने आपकी पीस बनेंगी, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2s की बात करता हूँ रेडियल के लिए क्लास, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना है 2 है. तो n माइनस L माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो n माइनस L, तो यानी कि 2. आपको पता है ना 2s में भी आपकी 2 पीस बनती है, याद है ना 2s में. तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीस आपको समझ में आ रहा है. क्लियर. तो ये भी तरीके से, तो देखो 2 मिनट में ये क्वेश्चन आता है. क्लियर. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन कर देते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है the number of local maxima in the radial distribution curve of 5d orbital is 5d. ठीक है, 5d orbital is, सब कर रहा हूँ क्लास में. तो वही हो गया जो अभी भी बताया मैंने आपको. बहुत सिंपल है, मैंने वही आपको कहा, इट्स वेरी वेरी सिंपल. अब 5d के लिए लोकल मैक्सिमम्स कितनी पीस हैं, तो बहुत आसान है. n माइनस L माइनस 1 प्लस 1, एक प्लस 1 कर दिया करो. n माइनस L माइनस 1 प्लस 1, ठीक है. जो रेडियल नोड्स हैं उतने उसका है प्लस 1. तो कितना है 5 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, कितना आ गया 3. सिंपल. ऑप्शन भी दे रखे जैसे इसमें, तो कितने थे 0, ऑप्शन ए 0 था, ऑप्शन बी 1 था, ऑप्शन सी. बहुत इजी वे है. तो लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए भी आपको मैंने बता दिया ताकि कुछ भी इसमें भी समस्या ना आए. ठीक है, इजी है ये. तो आंसर दिल्ली आ गया है. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास. लीजिए, out of the following which is the correct match for the radial probability of finding the electron in the 2s orbital
ठीक है, 2s ऑर्बिटल के लिए। तो ये ग्राफ मुझे दे रखे हैं, ये है A, right? Out of the following which is correct match for the radial probability of finding the electron of 2s orbital। अच्छा, तो ये वाला ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है, ये B हो गया और ये वाला इन्होंने ऐसे लिया है और ये C हो गया। ऑप्शन ये है, ऑप्शन A is equal to hydrogen, B is equal to helium plus, C is equal to Li2 plus। ऑप्शन B, A is equal to He plus, ठीक है, B is equal to H, C is equal to Li2 plus। C ऑप्शन है, A is equal to Li2 plus, B is equal to He plus, C is equal to H। ऑप्शन डी अगर हम देख रहे हैं बेचारे, हमें नहीं पता, नहीं कर सकते। अभी देखिए क्लास में कैसे करना होगा क्वेश्चन। ये A है, ये B है, ये C है। अगेन y एक्सिस पे वही आपका 4πr², 4πr², ठीक है, और ये r है। तो इसमें क्या करना होगा क्लास, आपकी ये जो तीन है A B C है ना, तो इसके अंदर आप देखोगे 2s है, 2s की बात कर रहे हैं, तो 2s के लिए एक आपका एक स्फेरिकल नोट होगा, यानी कि एक रेडियल नोट होगा, जो कि आपको इसमें नजर आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो सर वो तीनों में है, लेकिन इससे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने Li2 प्लस दिया है, He प्लस दिया है, H प्लस दिया है। तो हमें मैक्सिमा देखना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमा की हमें इंडिकेशन अलग से वही है, ये जरूर है C वाले के लिए, B वाले के लिए पास में है, A वाला सबसे पास में है, न्यूक्लियस के जो सबसे पास में है वो A वाला है। तो ये चीज हमारे दिमाग में कहां से स्ट्राइक करेगी, सर किसका रेडियस सबसे पास में होगा। तो याद करिए बोर जी को, बोर जी दिमाग में दोबारा आएंगे आपके। मैं मानता हूँ ये स्क्रॉडिंजर की इक्वेशंस हैं, लेकिन स्क्रॉडिंजर ने हमारी बात की थी जस्ट दिस प्रोबेबिलिटी की, बोर जी ने हमारी फिक्स ऑर्बिट की बात की थी। तो यहाँ पर हम फिक्स की बात कर रहे हैं कि रेडियस हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है। तो एक तरीके से जिसको हम तो सॉल्व कर सकते हैं, तो RNF is equal to A0 n square by Z। सर n तो सेम है क्योंकि 2 है आपका, 2 का स्क्वायर 4 है, A0 भी फिक्स है, लेकिन Z का फर्क है, तो जितना ज्यादा Z होगा उतना रेडियस आपका कम होगा। तो सबसे ज्यादा आपका Z किसका होता है, लिथियम का होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 है, फिर हीलियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है। यानी कि जितना ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना पास में, यानी कि रेडियस कम होगा, उतना मैक्सिमम जो ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो क्लोज टू द न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो आपके सामने आंसर समझ में आ रहा होगा आपको कि A है, A आपका Li2 प्लस को इंडिकेट करेगा, B आपको He प्लस को करेगा और C आपको हाइड्रोजन का करेगा, यानी कि आंसर आपका C हो गया। ठीक है बच्चों, खैर अभी मैं यही रोकता हूँ और मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा पूरा। तब भी मैंने जैसा बोला कि आप कुछ भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इसमें मुझे बताइए और मैं और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा अपने आगे के लेक्चर्स में रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ भी हो, हम पूरा हर एक क्वेश्चन जो भी, और तुम्हें भी कोई डिफिकल्ट लगता हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड यू कम अक्रॉस, तो तुम भी आराम से बता सकते हो। यू कैन जस्ट आल्सो टेल दैट यू नो कि सर ये मेरा इशू है, मैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें JEE को जीतना है क्लास। ठीक है, तो सीखते रहिए, करते रहिए, DCC के